हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से अपने अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम टू द हाइट्स गाइस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करने वाले हैं और आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज के इस लेक्चर का मुख्य रूप से टॉपिक होने वाला है भारत में पुर्तगालियों का आगमन और भारत में डचों का आगमन। ठीक है, अराइवल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया और अराइवल ऑफ डचेस इन इंडिया, इन दो हेडिंग्स पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अपना कॉपी पेन उठाइए, नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों का आगमन, उसके बाद में हम भारत में डचों के आगमन को पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों, इससे पहले के लेक्चर में हमने यूरोपीय कंपनीज के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से यूरोपियन कंपनीज भारत में आती है, किस क्रम से आती है, उस क्रम को हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं उद्देश्यों से कि ये यूरोपीय कंपनीज किस उद्देश्य से भारत में आई थी। उसके बाद में हम पुर्तगालियों के आगमन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करेंगे उद्देश्य। यूरोपियन कंपनीज का भारत में आने का उद्देश्य क्या था। मुख्य परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अति लघुत्तरीय में भी और लघुत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। किस तरीके से लिखना है मैं बताती हूँ, और एमसीक्यू के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी बन सकता है। यहाँ से उद्देश्य लिखेंगे, क्यों आई थी ये यूरोपीय कंपनीज भारत में। तो इनका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि कल हमने डिस्कस कर ही लिया था इससे पहले के लेक्चर में, व्यापार था। व्यापार, बिजनेस करना था इनका मुख्य उद्देश्य, और उसमें भी अत्यधिक लाभ कमाना। जितना हो सके उतना अधिक लाभ कमाना इनका उद्देश्य होता है, अत्यधिक लाभ कमाना। ठीक है। दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है प्रतिष्ठा, अपने देश का मान सम्मान बढ़ाना, स्वयं की प्रतिष्ठा का बढ़ाना इनका उद्देश्य होता है। और तीसरा मुख्य उद्देश्य होता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये तीन मुख्य उद्देश्य थे, धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक है, ये तीन मुख्य उद्देश्य थे यूरोपीय कंपनीज का भारत में आने का। व्यापार करना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना और धर्म का प्रचार प्रसार करना। यदि अति लघुत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुख्य परीक्षा में, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, तीनों पॉइंट लिख देंगे। यदि लघुत्तरीय में पूछा जा रहा है तो आप तीनों पॉइंट लिखेंगे और तीनों को डिस्क्राइब करते हुए लिखेंगे। व्यापार के बारे में बताएंगे कि किन चीजों का व्यापार किया इन लोगों ने, कितना मुनाफा कमाया उस व्यापार से, इस बारे में आप बताएंगे। प्रतिष्ठा में आप लिखेंगे कि किस देश से बिलोंग करते थे, उस देश की प्रतिष्ठा इन्होंने कैसे बढ़ाई ना। धर्म का प्रचार प्रसार, इसमें लिखेंगे किस धर्म से बिलोंग करते थे और किस तरीके से भारत में इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था, इस बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि यूरोपीय कंपनीज का भारत में आने का उद्देश्य क्या था निम्नलिखित में से। तो व्यापार, प्रतिष्ठा, धर्म का प्रचार प्रसार, और नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपको मार्क करना है उपरोक्त सभी पे, क्योंकि तीनों ही रीजन थे, तीनों ही गोल थे इनके भारत में आने के। व्यापार करना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना और धर्म का प्रचार प्रसार करना। आइए अब देखते हैं कि पुर्तगालियों का आगमन किस तरीके से भारत में हुआ था। तो दोस्तों 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पर एक पुर्तगाली यात्री आते हैं जिनका नाम होता है वास्को डिगामा। कब आते हैं, डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 17 मई 1498 ईस्वी में। कौन आते हैं, एक पुर्तगाली यात्री आते हैं जिनका नाम है वास्को डिगामा। कौन थे वास्को डिगामा, ये भी याद रखेंगे, एक पुर्तगाली यात्री थे, पुर्तगाली यात्री। ठीक है, ये कहां पहुंचते हैं, सबसे पहले भारत आते हैं तो कहां पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं भारत के दक्षिणतम भाग में, जो कि है कालीकट बंदरगाह। ठीक है, कहां पे पहुंचते हैं, कालीकट बंदरगाह पे, बंदरगाह, जो कि वर्तमान में केरल वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पे पड़ता है कालीकट बंदरगाह। अब दोस्तों इसीलिए मैंने पहले आपको प्रदेश बताए थे। अब आपको लोकेशन से यदि याद होगी तो आप जान जाएंगे कि केरल कहां पे है और कहां पे होगा कालीकट बंदरगाह। ये दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है और यहाँ पे केरल है आपका। ठीक है, इधर की साइड हमने केरल को डिस्कस किया था, तो यहीं पे है आपका कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं वास्को डिगामा। कब पहुंचते हैं, 17 मई 1498 ईस्वी में। और वास्को डिगामा कौन है, पुर्तगाली यात्री हैं। अब किस तरीके से पहुंचते हैं, कैसा मार्ग था, समुद्री मार्ग के थ्रू पहुंचते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि ये समुद्री मार्ग के थ्रू भारत पहुंचने वाले पहले पुर्तगाली यात्री होते हैं।
कौन सा मार्ग था? समुद्री मार्ग। और पहले ऐसे पुर्तगाली यात्री थे जो कि समुद्री मार्ग के थ्रू भारत में पहुंचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की खोज किसने की है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बल्कि इन्होंने भारत पहुंचने के लिए एक नवीन मार्ग की, एक नवीन समुद्री मार्ग की खोज की थी। लेकिन क्वेश्चन सामान्यतः ऐसे पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की है, तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की है। कब की है? तो 17 मई 1498 ईस्वी में की है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देख लेते हैं मार्ग किस तरीके का था। आपके साथ में एक मैप भी शेयर कर दिया जाएगा, आपको मार्ग समझ में आ जाएगा। जो एरो लगे हुए हैं ये है आपका मार्ग, समुद्री मार्ग, जिसके थ्रू वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं। यूरोप महाद्वीप में पड़ता है पुर्तगाल देश, ठीक है। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, समझ लीजिए। अफ्रीका का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का है। अफ्रीका और अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु है ये जाना जाता है केप ऑफ गुड होप के नाम से। दोस्तों आप लोगों के पास यदि एटलस हो तो एटलस भी ओपन कर लीजिए और उसमें भी देखिए ताकि चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। अफ्रीका का दक्षिणतम भाग है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। हिंदी में आशा अंतरिप द्वीप भी कहा जाता है। केप ऑफ गुड होप, ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में इसे आशा अंतरिप द्वीप भी कहा जाता है। दोनों एक ही द्वीप के नाम हैं ये दोनों, ठीक है। इंग्लिश में केप ऑफ गुड होप कहा जाता है इसे, और आशा अंतरिप द्वीप हिंदी में कहा जाता है। कहां पड़ता है? तो अफ्रीका के दक्षिणतम भाग में पड़ता है ये केप ऑफ गुड होप, और यहां पे है भारत आपका। रफ मैप बनाते हैं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में यहां पे पड़ता है कालीकट बंदरगाह। तो यहां से यूरोप के पुर्तगाल देश से निकलते हैं वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से होते हुए, और यहां पे केप ऑफ गुड होप होते हुए ये कहां पहुंचते हैं? कालीकट बंदरगाह पहुंचते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का समुद्री मार्ग होता है। केप ऑफ गुड होप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से होते हुए ये कालीकट बंदरगाह पे पहुंचते हैं, और केप ऑफ गुड होप की खोज पहले ही कर ली गई थी। यहां तक एक पुर्तगाली यात्री पहले ही पहुंच चुके थे, इसीलिए यहां तक का रास्ता तो आसान था क्योंकि इसकी खोज तो हो चुकी थी। उसके बाद में यहां आगे का रास्ता वास्को डी गामा खोजते हैं और भारत में पहुंचते हैं कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है। अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप आशा अंतरिप द्वीप, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज भी एक पुर्तगाली यात्री ने की थी। पुर्तगाली यात्री का नाम था बार्थोलोम्यो डियाज, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बार्थोलोम्यो डियाज ये भी एक पुर्तगाली यात्री थे जिसने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, आशा अंतरिप द्वीप की खोज की थी। बार्थोलोम्यो डियाज ने पुर्तगाली यात्री थे। कब की थी? तो इन्होंने केप ऑफ गुड होप इसकी खोज 1488 ईस्वी में की थी, मतलब 10 वर्ष पूर्व। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए थे, भारत की खोज की थी, और 1488 10 वर्ष पूर्व पहले ही केप ऑफ गुड होप की खोज पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यो डियाज ने कर दी थी। मतलब यहाँ तक का रास्ता तो साफ था। इसके बाद में आगे भारत का समुद्री मार्ग खोजना था भारत पहुंचने के लिए, जो कि वास्को डी गामा ने खोज लिया था। आई होप चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, पता चल गया होगा कौन सा समुद्री मार्ग था और किस तरीके से यूरोप महाद्वीप से एशिया महाद्वीप का सफर तय करते हैं वास्को डी गामा, और एशिया महाद्वीप में स्थित भारत के दक्षिणतम भूभाग पर पहुंचते हैं, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। ये सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले किस भूभाग पर पहुंचे थे? तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। सारे फैक्ट लिखेंगे, छोटी से छोटी बात को नोट डाउन करेंगे क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जितना डिस्कस किया है अभी तक हमने सब कुछ महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों 1498 ईस्वी में आ गए वास्को डी गामा। अब जैसे ही ये पहुंचते हैं कालीकट बंदरगाह, भाई वहां के राजा थे वास्को डी गामा भारत,
ठीक है। कालीकट बंदर कहाँ पहुंचते हैं? कालीकट बंदर कहाँ पहुंचते हैं तो कालीकट बंदर का ये वाला जो भूभाग था ये किसके अंडर में था? कौन से राजा यहाँ पे शासन करते थे? तो राजा जमोरियन यहाँ पे शासन करते थे। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कालीकट बंदर का यहाँ पे शासन किसका चल रहा था? राजा जमोरियन का, जमोरियन का। ठीक है, राजा जमोरियन का यहाँ पे शासन चल रहा होता है। अब राजा जमोरियन के पास में संदेश आता है कि भाई पुर्तगाली शासक के प्रतिनिधि आए हैं। क्या संदेश आता है? कि पुर्तगाली जो राजा है उनके प्रतिनिधि भारत आए हैं, वास्को डिगामा उनका नाम है, ये भारत आए हैं। तो राजा जमोरियन स्वागत के लिए कालीकट बंदरगाह पहुंचते हैं। किसके स्वागत के लिए? वास्को डिगामा के स्वागत के लिए वहां पे पहुंचते। स्वागत समारोह वगैरह होता है वहां पे। अब अतिथि रहते हैं और भारत में तो आपको पता है अतिथि देवो भव। तो इसी तरीके से वास्को डिगामा का अच्छे से स्वागत किया जाता है राजा जमोरियन के द्वारा। अब वास्को डिगामा पहुंच गए भारत। एक तो भारत पहुंचने की काफी खुशी थी, आराम किया भारत में बढ़िया से उन्होंने, और उसके बाद में जायजा लिया भारत के भूभागों का। जायजा लिया तो वास्को डिगामा क्या पाते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे मसाले हैं, अलग अलग तरीके के मसाले हैं यहाँ पे। केरल जो कि मसालों के बगीचे के रूप में जाना भी जाता है, उसका टाइटल है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। चूंकि कालीकट बंदरगाह कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है, तो यहाँ पे इन्हें बहुत सारे मसाले मिलते हैं, अलग अलग तरीके के मसाले मिलते हैं। अब वास्को डिगामा यहाँ पे जायजा कर लेते हैं, भूभागों का देख लेते हैं। समुद्री मार्ग तो इन्होंने खोज ही लिया था, इसकी खुशी तो इनको थी। अब इन्हें क्या वापस पुर्तगाल जाना था और वहाँ के शासक को ये चीजें बतानी थी कि हमने समुद्री मार्ग की खोज की, हम भारत पहुंचे, वहाँ पे हमने मसालों का बगीचा देखा, वहाँ पे बहुत सारा स्कोप है बिजनेस करने का। ये सारी चीजें वास्को डिगामा को बतानी थी। कहाँ पे? पुर्तगाल पहुंच के अपने राजा प्रिंस हेनरी को बतानी थी, वहाँ के शासक को बतानी थी। राजा जमोरियन वगैरह सारे पॉइंट ये लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब वास्को डिगामा यहाँ से, जो राजा जमोरियन है, जब वास्को डिगामा वापस जाते हैं पुर्तगाल तो बहुत सारे मसाले इन्हें गिफ्ट में देते हैं। तो वास्को डिगामा लेके जाते हैं पुर्तगाल, और पुर्तगाल जब लेके जाते हैं इतने सारे मसाले तो वहां पे क्या करते हैं? इन मसालों का व्यापार करते हैं, इन मसालों को बेचते हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि जब पुर्तगाल जाके वास्को डिगामा इन मसालों का बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो इन्हें पूरा सीधा सीधा 60% का, या फिर कह सकते हैं 60 गुना लाभ होता है। 60 टाइम्स का इन्हें मुनाफा होता है उन मसालों से। मतलब इनकी समुद्री यात्रा में जितना भी खर्च हुआ था वो सब हटाते हुए इन्हें 60 गुना फायदा होता है उन मसालों से। अब आप सोचिए, यदि हमें बिजनेस में 2 गुना या 3 गुना फायदा भी हो जाता तो हम उस बिजनेस में पैसा लगा देते, तो इन्हें तो सीधे सीधे 60 गुना का फायदा हो गया था। तो ये तो काफी लालायित होंगे ना इस बिजनेस के लिए। तो वास्को डिगामा तो काफी खुश हो जाते हैं जब इन्हें इतना लाभ मिलता है, जब ये पुर्तगाल जाते हैं तो। अब दोस्तों क्या होता है, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा आए थे। अब वो वहां जाके व्यापार करते हैं, और व्यापार करते तो दूसरे लोग भी देखते हैं, पुर्तगाली जो यात्री थे दूसरे भी देखते कि अरे यार इसने तो काफी मुनाफा कमाया। समुद्री मार्ग की खोज तो यहाँ पे हो ही चुकी होती है। तो फिर 1500 ईस्वी में एक और पुर्तगाली यात्री भारत आते हैं, नाम है पेड्रो अल्बरेज। पेड्रो अल्बरेज, ठीक है। पेड्रो अल्बरेज भारत आते हैं और ये भी यहाँ से मसाले लेकर जाते हैं, कहाँ पे? पुर्तगाल में, और व्यापार करते हैं, इन्हें भी लाभ प्राप्त होता है। अब फिर 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डिगामा भारत आते हैं। और फिर यहाँ से मसाले लेकर वापस पुर्तगाल जाते हैं और वहां पे व्यापार करते हैं। अब ये क्रम चल रहा होता है। अब दोस्तों 1498 ईस्वी में जब वास्को डिगामा आते हैं तो ये वहां की पुर्तगाल की सरकार से भी मिलते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा प्रिंस हेनरी जो कि पुर्तगाल के राजा थे, प्रिंस हेनरी, प्रिंस हेनरी, ये जो शासक थे, ये पुर्तगाल के राजा जो थे, इन्होंने ही वैश्विक भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया था। किसे प्रोत्साहन दिया था? वैश्विक। इसीलिए पुर्तगाली यात्री भौगोलिक खोजों की ओर बढ़े थे, आगे बढ़े थे, और इन्होंने हिम्मत दिखाई थी वैश्विक, इनकी वजह से, प्रिंस हेनरी की वजह से वैश्विक भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, इसीलिए वास्को डिगामा भौगोलिक खोज पर निकलते हैं, क्योंकि उन्हें क्या, अपने जो उनकी गवर्नमेंट थी, जो जहां पर पुर्तगाल का शासन चल रहा था, जिस गवर्नमेंट का, उनका सहयोग मिला, इसीलिए उन्होंने समुद्री खोज का खर्चा भी उठाया। उन्हें इतना मतलब विश्वास था कि सरकार मेरी सहायता करेगी, इसीलिए उन्होंने भौगोलिक खोजों की ओर कदम बढ़ाए थे वास्को डिगामा। तो प्रिंस हेनरी थे इसके पीछे, वैश्विक भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया इन्होंने, इसीलिए इन्हें द नेविगेटर की उपाधि भी दी गई थी। द नेविगेटर, द नेविगेटर की उपाधि।
तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पुर्तगाल के किस राजा को द नेविगेटर कहा जाता है, तो प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने वैश्विक भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया था। अब दोस्तों 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा भारत आते हैं और पुनः पुर्तगाल जाते हैं, तभी पुर्तगाल के जो ये राजा है ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें भारत में व्यापार करना है भाई, तो एक कंपनी का निर्माण करते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हमने इससे पहले के लेक्चर में भी देखा, 1498 ईस्वी में उसकी स्थापना हो जाती है। तो अब ये कंपनी भारत आती है, उसके बीच में ये क्रम चलता रहता है कि पेड्रो अल्बरेज आए थे 1500 में, 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत में आते हैं और 1503 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री लगती है, पहली व्यापारिक कोठी बनती है। तो लिखेंगे 1503 ईस्वी में क्या होता है, अगला काम क्या होता है पुर्तगाल का, तो अगला काम होता है भारत में प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी का निर्माण। भारत में प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री का निर्माण। और कहां पे होती है, कहां पे स्थापना की जाती है, पहली फैक्ट्री कहां लगाई जाती है पुर्तगाल के द्वारा भारत में, तो कोचीन में लगाई जाती है, कोचीन, ठीक है। और ये भी कहां पड़ता है, केरल में, जिसे हम अभी वर्तमान में कोच्चि के नाम से जानते हैं, कोच्चि के नाम से। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत पुर्तगालियों की भारत में प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री का निर्माण कब हुआ था, 1503 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कोचीन में होता है, केरल में। प्रमुख केंद्र बनाया था इन्होंने। कंपनी तो आ गई थी, अब स्थान चाहिए होगा ना। कंपनी तो 1498 ईस्वी में बन गई थी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन अब भारत में व्यापार करना है तो भारत में भूभाग चाहिए होगा ना, भारत में तो फैक्ट्री की स्थापना करनी होगी। तो ये फैक्ट्री की स्थापना कब होती है, 1503 ईस्वी में होती है। और कहाँ पे होती है, तो केरल के कोचीन में होती है। चलिए, अब तो हो गई ये फैक्ट्री की स्थापना। अब दोस्तों यहाँ पे पुर्तगाल की जो सरकार है वो इंटरेस्ट लेने लग गई थी, उन्हें मजा आने लगा था कि भाई हमें भारत में व्यापार करना है। तो क्या होता है कि अब पुर्तगाल से वायसराय भेजे जाते हैं भारत में। क्या भेजे जाते हैं, वायसराय बनाकर भेजे जाते हैं, गवर्नर बनाकर भेजे जाते हैं कि भाई भारतीय भूभाग में हमारी फैक्ट्री स्थापित हुई है, तो इस फैक्ट्री को आपको संभालना है। तो ये जो वायसराय आएंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो पुर्तगाल के वायसराय, इनके नाम याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, पुर्तगाली वायसराय। सबसे पहले पुर्तगाली वायसराय भारत में आते हैं, उनका नाम होता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। कौन आते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आते हैं। कब आते हैं ये भारत में, तो ये भारत में आते हैं 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी के मध्य रहते हैं। कब आते हैं, 1505 ईस्वी में आते हैं और 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत में रहते हैं। दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आ गए अब फैक्ट्री को संभालने के लिए। इनके द्वारा एक पॉलिसी चलाई जाती है, उस पॉलिसी का नाम लिखेंगे, पॉलिसी है ब्लू वाटर पार्क की पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। हिंदी में लिखेंगे शांत जल नीति। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन्हें ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो शांत जल नीति, ये नीति चलाते हैं, कौन चलाते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या होता है ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत, ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत दोस्तों ये जो सामुद्रिक व्यापार है उस पर एकाधिकार करने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि यहाँ पे मोनोपोली लागू की जाए ताकि दूसरे देश, अन्य देश यहाँ पे व्यापार ना कर सके, समुद्री मार्ग से व्यापार ना कर सके। इनकी सोच क्या होती है पुर्तगालियों की, इनकी सोच ये होती है कि हमने इस समुद्री मार्गों को खोजा है, भारत पहुंचने के इस नवीन मार्ग को हमने खोजा है, तो क्यों ना हम ही केवल यहाँ पे व्यापार करें। इस तरीके की इनकी सोच होती है, इसीलिए यहाँ पे ये एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं। तो व्यापार तो करते ही हैं, साथ ही साथ शक्ति का भी पालन करते हैं और शक्ति के पालन के थ्रू ये ब्लू वाटर पॉलिसी इसका निर्माण करते हैं और इसके अंतर्गत समुद्री व्यापार पर एकाधिकार करना चाहते हैं। तो किसने की थी ब्लू वाटर पॉलिसी, इस नीति की स्थापना किसने की थी, इस नीति को किसने बनाया था, ये पूछा जा सकता है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी चालू की गई थी, शांत जल नीति इसका हिंदी नाम है। चलिए ये तो हो गए
प्रथम पुर्तगाली वायसराय। पूछा जा सकता है कि भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय कौन थे, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुए, जो कि कब से कब तक रहते हैं, 1505 ईस्वी में आते हैं और 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक भारत में रहते हैं। उसके बाद में द्वितीय वायसराय कौन आए, ये वायसराय पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ना। तीनों ही नाम काफी महत्वपूर्ण हैं और तीनों के कार्य भी महत्वपूर्ण हैं। अब द्वितीय वायसराय आते हैं जिनका नाम है अल्बुकर्क, अल्फांसो अल्बुकर्क, ठीक है, अल्फांसो अल्बुकर्क। भारत में आए हुए दूसरे पुर्तगाली वायसराय कौन हुए, तो भारत में आए हुए दूसरे पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो अल्बुकर्क हुए थे। इन्हें भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक संस्थापक कहा जाता है, पुर्तगाली व्यापार का प्रथम संस्थापक कहा जाता है। भारत में पुर्तगाली व्यापार का प्रथम संस्थापक, ठीक है, किन्हें कहा जाता है, अल्फांसो अल्बुकर्क कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, क्यों कहा जाता है प्रथम संस्थापक भारत में पुर्तगाली व्यापार का, क्योंकि दोस्तों अब इससे पहले जितने भी पुर्तगाली यात्री आए, चाहे वो वास्को डी गामा हो, चाहे पेड्रो अल्ब्रेज हो, चाहे प्रथम पुर्तगाली वायसराय हो, उन्होंने भारत के भूभागों पर कभी भी कब्जा नहीं किया था, वे यहाँ पे व्यापार करते थे। हाँ, इनके जो प्रथम वायसराय थे, जो कि कौन थे, अल्मीडा जो थे, वे आए थे, उन्होंने एक पॉलिसी जरूर से लागू की थी, लेकिन कहाँ पे की थी, समुद्री मार्ग पे की थी। लेकिन अल्फांसो अल्बुकर्क क्या होते हैं, ये यहाँ पर देखते हैं कि भारत में राजनीतिक दुर्बलता छाई हुई है और इस राजनीतिक दुर्बलता का ये लाभ उठाते हैं और सोचते हैं कि क्यों न यहाँ के भूभागों पर ही कब्जा कर लिया जाए हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये कब्जा करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, भारत में पुर्तगाली व्यापार का प्रथम संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि ये स्थायी रूप से पुर्तगाली व्यापार को भारत में लाना चाहते थे, इसीलिए भूभागों को जीतना चाहते थे। 1510 ईस्वी में अल्फांसो अल्बुकर्क के द्वारा गोवा को जीता जाता है, ठीक है। किससे जीता जाता है, गोवा को जीता जाता है, या फिर कह सकते हैं गोवा पे कब्जा कर लिया जाता है। किससे छीन लिया जाता है गोवा, तो बीजापुर के शासक आदिल शाह के द्वारा, आदिल शाह को हराकर अल्फांसो अल्बुकर्क गोवा पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, बीजापुर के शासक किसे हराते हैं, ये अल्फांसो अल्बुकर्क, तो बीजापुर के शासक आदिल शाह, ठीक है, बीजापुर के शासक आदिल शाह को हराकर गोवा पे कब्जा कर लेते हैं अल्फांसो अल्बुकर्क। तो ये पहला क्षेत्र होता है जहां पर पुर्तगालियों का शासन चालू हो जाता है, गोवा पर, ठीक है। उसके बाद में 1511 में मलक्का को जीतते हैं, ठीक है। उसके बाद में 1518 में इनके द्वारा हरनूस क्षेत्र को भी जीता जाता है, हरनूस, ठीक है। मलक्का जल संधि, मलेशिया वाले भूभाग, मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य में देखना मलक्का जल संधि दिखेगी, वो वाला भूभाग भी ये जीत लेते हैं। और हरनूस आपको मिलेगा पाकिस्तान गए, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, ईरान वगैरह आया, और ईरान के दक्षिण में आप देखेंगे तो हरनूस जल संधि आपको दिखेगी। मैप में देखिए, एटलस में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है, ठीक है। भारत से इधर पश्चिम की साइड में जाएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ईरान वगैरह देखेंगे, और ईरान के दक्षिण में देखेंगे आपको हरनूस जल संधि दिखेगी। वो हरनूस वाला क्षेत्र ये जीत लेते हैं, कब, 1518 ईस्वी में। अल्फांसो अल्बुकर्क उस समय भारत के क्या होते हैं, वायसराय होते हैं। तो ये भूभाग इनके द्वारा जीत लिए जाते हैं। अब दोस्तों ये तो भूभाग जीत लिए जाते हैं, और क्या क्या कार्य होते हैं इनके द्वारा, तो इनके द्वारा भी एक नीति लागू की जाती है, और वो होती है नीति, विवाह की नीति। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, विवाह नीति लागू करते हैं, विवाह नीति। अब इस विवाह नीति में क्या करते हैं, इस विवाह नीति में ये करते हैं कि पुर्तगाली लड़का हिंदुस्तान या भारत की लड़की से विवाह करता है, और इस तरीके से क्या करते हैं, ये अपनी एक बस्ती भारत में बनाने लगते हैं। विवाह नीति के अंतर्गत लड़का जो होता है वो क्या होता है, पुर्तगाली, और लड़की जो होती है वो भारतीय। और इसके पीछे इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है कि एक कॉलोनी बनाना, ठीक है, ताकि पुर्तगाली हमेशा के लिए भारत में
स्थापित हो जाए, भारत में रहने लग जाए, ऐसी एक कॉलोनी बनाना, बस्ती बनाना इनका उद्देश्य होता है विवाह नीति के पीछे। तो इन्होंने विवाह नीति लागू की थी, ये भी याद रखेंगे, अल्फांसो अल्बुकर्क ने। और इनकी एक पॉलिसी थी 3G पॉलिसी के नाम से जो विख्यात हुई थी। 3G से मतलब क्या है? 3G, ठीक है, 1, 2 और 3G। तो जो फर्स्ट था वो गोड, दूसरा था ग्लोरी और तीसरा है गोल्ड, ठीक है। गोल्ड मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, ग्लोरी मतलब प्रतिष्ठा प्राप्त करना, वही उद्देश्यों के अंतर्गत जो हमने पढ़ा था, और गोल्ड मतलब कि जितना भी धन है उसको कमाना, अत्यधिक धन कमाना, सोना कमाना। आपको पता ही है भारत के दक्षिण इलाके में स्वर्ण बहुत सारा है, तो इन्हें लालच था उस गोल्ड का, तो ये गोल्ड पे भी क्या करते थे? अपनी सत्ता स्थापित करने वाले थे। तो ये हो गया अल्फांसो अल्बुकर्क के बारे में। अब तृतीय जो पुर्तगाली वायसराय भारत आए थे उनके बारे में देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सभी लिखेंगे। तो तृतीय वायसराय आए थे, उनका नाम था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, ठीक है, नीनो डी कुन्हा। अब इन्होंने क्या किया था? नीनो डी कुन्हा ने, इन्होंने ये जैसे ही भारत आए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जैसे कि अब तक पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र कोचीन हुआ करता था। अच्छा दोस्तों, अब तक जो पुर्तगाली थे ना, इन्होंने कई सारे व्यापारिक फैक्ट्रियां अपनी बना ली थी। ऐसा नहीं केवल कोचीन में व्यापारिक फैक्ट्री थी, इनकी व्यापारिक फैक्ट्रियां जो थी ये फैल चुकी थी अब तक। ये जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे केंद्र थे इनके, ठीक है, व्यापारिक कोठियों के जैसे कोचीन हो गया, कैम्बे हो गया, गुजरात में सूरत वगैरह जो इलाके हो गए, ये हो गए, दमन हो गया, दीव हो गया, गोवा हो गया। इस तरीके से पश्चिमी घाट पे तो बहुत सारी फैक्ट्रियां थी। इवन पश्चिमी घाट में नहीं, पूर्वी घाट पे भी इनकी फैक्ट्रियां स्थापित थी। जैसे तमिलनाडु में सेन थोमे हो गया, ठीक है, सेन थोमे हो गया, इधर बंगाल की साइड में हुगली हो गया। तो इन सभी इलाकों में भी इनकी धीरे धीरे फैक्ट्रियां निर्मित होने लग गई थी, किनकी? पुर्तगालियों की। दोस्तों नीनो डी कुन्हा आते हैं। नीनो डी कुन्हा क्या करते हैं? अब यहाँ पे व्यापारिक जो केंद्र इनका कोचीन में था, इस व्यापारिक केंद्र को बदल कर गोवा कर देते हैं। तो पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र क्या कर देते हैं? ये गोवा कर देते हैं। कहा जाता है कि पुर्तगालियों की राजधानी बना देते हैं। पुर्तगालियों की राजधानी कैसे हुई भारत में? तो ये जो प्रमुख केंद्र थे, यहाँ पे कब्जा हो गया था इनका, पुर्तगालियों का। इन्होंने क्या कहा था? ये हमारा साम्राज्य हो गया है, हमने जीत लिया है ये भूभाग, ठीक है। तो जितने भूभाग इन्होंने जीते हैं, उस भूभाग की इन्होंने क्या राजधानी घोषित कर दी थी। तो नीनो डी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया था, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, गोवा को राजधानी बनाया। नीनो डी कुन्हा जब वायसराय थे तो इन्हीं के द्वारा 1535 ईस्वी में दीव को जीता गया। दीव जो कि यूटी है अभी भारत की, दीव। और 1559 ईस्वी में इनके द्वारा दमन को जीता गया, ठीक है। दोनों ही टेरिटरी, दोनों ही स्थान कहाँ पे पड़ते हैं? गुजरात वाले एरिया में पड़ते हैं। तो याद रखेंगे, हमने डिस्कस किया था, जब हमने स्टेट डिस्कस की उसमें हमने डिस्कस किया है विस्तृत रूप से। आप मैप में भी देख लीजिए, एटलस में भी देख लीजिए, गुजरात वाले एरिया में आपको दमन और दीव दोनों देखने को मिलेंगे। तो 1535 ईस्वी में पुर्तगालों का यहाँ पे शासन हो गया था, 1559 ईस्वी में दमन पे शासन हो गया था। तो ये कुछ चीजें रही नीनो डी कुन्हा के द्वारा। अब दोस्तों क्या होता है कि इस तरीके से ये यहाँ पे मसालों का व्यापार करते हैं, लाभ कमाते हैं पुर्तगाली वगैरह। लेकिन 18वीं शताब्दी आते आते इनका जो व्यापार है वो ठंडा होने लग जाता है। भारत में इनकी जो व्यापारिक धाक होती है वो कमजोर होने लग जाती है। कब? 18वीं शताब्दी के आसपास। है ना, व्यापार क्या हो जाता है? व्यापार का पतन हो जाता है। इनके व्यापार का पतन होने लगता है 18वीं शताब्दी के दौरान। अब दोस्तों यहाँ पे जब व्यापार का पतन होने लगता है तो धीरे धीरे ये क्या होते हैं? ये भारत से जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों पुर्तगाली भारत में पहले आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कोई यूरोपीय कंपनी यदि भारत में आई थी सबसे पहले तो पुर्तगाली कंपनी आई थी। और यदि सबसे लास्ट में कोई यूरोपीय कंपनी भारत छोड़कर गई है तो वो पुर्तगाली ही है। इतना लॉस होने के बाद में भी इनका व्यापार का पतन हो चुका था भारत में 18वीं शताब्दी के दौरान। लेकिन फिर भी 1961 में ये भारत से जाते हैं। 1961 में ये गोवा, दमन
और दीव पे अपना शासन छोड़कर जाते हैं। सबसे लास्ट में भी कोई यूरोपीय कंपनी जो सबसे लास्ट में गई है भारत छोड़कर, तो वो है गई है पुर्तगाली, है ना। तो 1961 मतलब 1947 में अपना देश आज़ाद हो गया था। उसके बाद में 1961 में गोवा, दमन और दीव ये भूभाग आज़ाद होते हैं भारत के। काफ़ी लंबा समय पुर्तगाली भारत में रहते हैं। तो ये हो गया दोस्तों पुर्तगालियों का भारत में आगमन। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देख लेते हैं हम इनसे जुड़े हुए। ये तो वायसराय हो गए, हमने डिस्कस कर लिए। अब आगे 2-3 फैक्ट है इनसे जुड़े हुए, वे देख लेते हैं। नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे, पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई थी। किसकी? प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई थी। इनके ही द्वारा जहाज निर्माण का कार्य शुरू किया गया था भारत में, जहाज निर्माण। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई थी किनके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। और जहाज निर्माण का कार्य भी पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में शुरू किया गया था, ये लिखेंगे। और प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का कारखाना गोवा में बनाया था इन्होंने। ठीक है, कहाँ पे बनाया था? गोवा में स्थापित किया था पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दूसरा फैक्ट खेती से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। तो कृषि में तंबाकू की खेती यही लेके आए थे। आलू, मक्का, इन सभी की खेती का कार्य पुर्तगालियों ने ही भारत में स्टार्ट करवाया था। विशेषकर तंबाकू की खेती, याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। तंबाकू खेती, आलू और मक्का, इन सभी की खेती का कार्य किसने? पुर्तगालियों ने भारत में प्रारंभ करवाया था। आगे चलते हैं। कुछ फलों के नाम लिखिए। पुर्तगाली कुछ फल लेके आए थे जिससे भारत अनभिज्ञ था, है ना। अब तक क्या था? अनभिज्ञ था, नहीं जानता था इन फलों के बारे में। तो कौन कौन से फल है? अनानास, पाइनएप्पल जिसे हम कहते हैं, अनानास, गन्ना और पपीता। इन फलों से भारत का परिचय किसने करवाया था? तो पुर्तगालियों ने करवाया था इन फलों से भारत का परिचय। अनानास, गन्ना और पपीता, इससे पहले भारतीय इन फलों को नहीं जानते थे। पुर्तगालियों ने इन फलों का परिचय करवाया था भारतीयों को। ठीक है, अनानास, गन्ना और पपीता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे पुर्तगालियों से जुड़े हुए। आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यदि समझ में नहीं आया है लेक्चर या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से पूछिएगा गाइस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी फैक्ट हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में पूछे भी गए। और जहाँ ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। जो व्यर्थ की बातें जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बहुत सारा भी याद करने से कोई मतलब नहीं है। जो एग्जाम में पूछा जाता है विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, वही चीज़ें डिस्कस करना चाहिए, वही माइंड में रखनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारा कचरा यदि माइंड में रखेंगे तो होच पोच हो जाएगी चीज़ें और आप भूल सकते हैं। आपने देखा ही होगा कितने सारे यहाँ पे ईयर भी हमें याद रखना है, तारीखें भी याद रखना है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पर विशेष रूप से बल दिया करो। अब देखते हैं हम भारत में डचों का आगमन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, भारत में डचों का आगमन। डचों का आगमन। अब इनके भी वही उद्देश्य थे, व्यापार करना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। डच ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये मुख्य रूप से नीदरलैंड के निवासी हैं, नीदरलैंड के, जिसे पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कहाँ के निवासी हैं? नीदरलैंड के निवासी हैं। सबसे पहले 1595 ईस्वी में कॉर्नेलियन हाउटमैन अपने दल के साथ में भारत पहुंचते हैं समुद्री मार्ग से। ठीक है, कब पहुंचते हैं? 1595 ईस्वी में डच कंपनी सबसे पहले भारत में आती है कॉर्नेलियन हाउटमैन के नेतृत्व में। तो ये नाम याद रखेंगे, कॉर्नेलियन हाउटमैन। अब 1595 ईस्वी में आते हैं और 1602 ईस्वी में इनकी कंपनी यहाँ पे स्थापित होती है, इनकी फैक्ट्री यहाँ पर बनती है, कंपनी की स्थापना होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, कभी स्थापना के बारे में पूछे तो कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। और इसके 3 साल बाद 1605 ईस्वी में प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री का निर्माण करते हैं भारत में। ठीक है, तो पहली डच व्यापारिक फैक्ट्री भारत में कब बनी थी? 1605 ईस्वी में बनी थी। कहाँ पे बनी थी? मसूलीपट्टनम में बनी थी। तो प्रथम व्यापारिक
फैक्ट्री या कोठी लिख सकते हैं। भारत में कहाँ पे बनी थी? तो बनी थी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है मसूलीपट्टनम? तो ये जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है यहाँ पे है आपका मसूलीपट्टनम। इसे मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, मसूलीपट्टनम। तो हो सकता है आपको मैप में कभी मछलीपट्टनम भी पढ़ने को मिले नाम, मछलीपट्टनम। तो यहाँ पे इनकी प्रथम व्यापारिक कोठी बनती है, प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री बनती है डचेस की, ठीक है, मसूलीपट्टनम। उसके बाद में क्या होता है, डच भी काफी शक्तिशाली थे। अब पुर्तगाली यहाँ पे पहले से मसालों का व्यापार कर ही रहे थे, उसके बाद में डच आ गए यहाँ पे व्यापार करने के उद्देश्य से। तो डच भी काफी शक्तिशाली होते हैं, और जो पुर्तगाली रहते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे ये पश्चिमी घाट पे इनके बहुत सारे केंद्र होते हैं। तो वो इन केंद्र, जो पुर्तगाली केंद्र होते हैं, इन पर भी डचों का कब्जा हो जाता है। इतने शक्तिशाली होते हैं ये डच। इस उद्देश्य को लेकर आते हैं कि हमें तो पुर्तगालियों से प्रतिद्वंदता करनी है और इन क्षेत्रों को जीतना है। तो बहुत सारे मैक्सिमम क्षेत्रों को इन्होंने जीत लिया था डचेस ने जब ये आए थे, है ना। और उससे पहले पुर्तगाली तो यहाँ पे अपना केंद्र बना के बैठे हुए थे, लेकिन पुर्तगालियों को भी इन्होंने हरा दिया था। इवन तो पश्चिमी घाट पे ही नहीं, इन्होंने यहाँ तमिलनाडु में नेगपट्टनम, तमिलनाडु के नेगपट्टनम में भी अपना व्यापारिक केंद्र ओपन किया था। फिर यहाँ पे बंगाल वाले एरिया में भी इन्होंने अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां बनाई थी। बंगाल के बाद में इन्होंने बिहार के क्षेत्र, मतलब नॉर्थ इंडिया में भी ये पहुंच गए थे अपनी कंपनीज को लेकर। बिहार वाले एरिया में भी इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की थी। इवन दो उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने अपनी कंपनियां स्थापित की थी। डच इतने आगे बढ़ गए थे कंपनियों के मामले में, अपनी फैक्ट्रीज के मामले में। मैक्सिमम पार्ट में इन्होंने लगभग साउथ इंडिया को भी कवर किया इन्होंने, नॉर्थ इंडिया को भी इन्होंने कवर किया था। अपनी फैक्ट्रियां बनाई थी कि इन्होंने डचों ने, ठीक है। तो सबसे पहली व्यापारिक फैक्ट्री तो इनकी मसूलीपट्टनम में होती है। उसके बाद में यहाँ के जो कैम्बे वाला इलाका हो गया या फिर कालीकट बंदरगाह हो गया, यहाँ पे भी इनकी फैक्ट्री बनाई इन्होंने। तमिलनाडु में नेगपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री बनाई, पुलिकट में बनाई इन्होंने फैक्ट्री। फिर मसूलीपट्टनम में तो थी, बंगाल में हुगली वाले क्षेत्र में, बिहार में, यूपी में कानपुर वाले क्षेत्र में इन्होंने फैक्ट्रियां बनवाई थी। तो ये कुछ मुख्य फैक्ट्रीज थी इनकी। अब दोस्तों होता क्या है, अब ये इसी तरीके से अपना व्यापार करते रहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या कार्य करते थे, व्यापार करते थे। व्यापार किन चीजों का करते थे, तो दो व्यापार ये मुख्य रूप से करते थे, मसालों का भारत में और सूती वस्त्रों का। दो व्यापार इन्होंने किए, ठीक है। पुर्तगाली केवल मसालों का व्यापार करते थे भारत में, लेकिन जो डच आए थे ये मसालों के साथ साथ में सूती वस्त्रों का भी व्यापार करते थे। तो एक पॉइंट और लिखेंगे इस संदर्भ में कि भारत में सूती वस्त्रों के निर्यात का केंद्र, भारत को सूती वस्त्रों का निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो डचेस को जाता है, डचों को जाता है। इन्होंने सबसे पहले भारत के सूती वस्त्रों की जो इंपॉर्टेंस है, जो महत्वता है, उसको पहचाना और इनका व्यापार किया और बहुत सारा लाभ भी कमाया। तो क्या लिखेंगे सूती वस्त्रों के बारे में, भारत के सूती वस्त्रों को निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो ये श्रेय जाता है डचों को, ठीक है। डच निवासियों को जाता है, डच यात्रियों को जाता है, डच व्यापारियों को जाता है इसका श्रेय। चलिए अगला फैक्ट लिखेंगे। अब दोस्तों सूती वस्त्रों, मतलब यहाँ पे इन्होंने मसालों का व्यापार भी किया, लेकिन अधिक रुचि नहीं दिखाई थी। क्यों अधिक रुचि नहीं दिखाई थी, क्योंकि इनको जो मसाले का व्यापार जो करते थे, ये मुख्य रूप से श्रीलंका और एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी देश जो है, जैसे इंडोनेशिया वगैरह, यहाँ से इन्हें मसाले प्राप्त हो जाते थे, इंडोनेशिया से, ठीक है। तो बहुत सारी मात्रा में यहाँ से ये मसाले लेके जाते थे। कहाँ पे लेके जाते थे, अपने देशों में लेके जाते थे और वहाँ पे व्यापार करते थे डचेस। नीदरलैंड, हॉलैंड में लेके जाते थे। तो इन्हें भारत से इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि इन्हें मसाले मिलना ही चाहिए। तो ये क्या करते थे, यहाँ पे इन्होंने सूती वस्त्र का व्यापार चालू करा, और सूती वस्त्र तो इन्हें और लाभ पहुंचाने लगे थे। तो मुख्य रूप से भारत में यदि इनका व्यापार चलता था तो किस लिए चलता था, डचों का व्यापार था सूती वस्त्रों का, मुख्य रूप से भारत में, ठीक है। मसाले वगैरह ये श्रीलंका और इंडोनेशिया से प्राप्त कर लिया करते थे। वैसे था मसालों का भी व्यापार था भारत में, लेकिन कम मात्रा में था। अभी अच्छे खासे प्रतिद्वंदी बन गए थे पुर्तगालियों के, अंग्रेज भी आ गए थे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लेके। तो अंग्रेजों के साथ भी इनका कंपटीशन होता था, प्रतिद्वंदिता थी। तो व्यापार की प्रतिद्वंदिता के चलते, व्यापार की प्रतिद्वंदिता के चलते
इनका अंग्रेजों के साथ में एक युद्ध होता है। ठीक है, किनके साथ में होता है? अंग्रेजों के साथ में एक युद्ध होता है। अब तक अंग्रेजी कंपनी भी आ गई थी, आप लोगों ने देखा ही होगा, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है, सन वगैरह याद रखिएगा। ठीक है, 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ जाती है। ठीक है, 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ जाती है। 1608 ईस्वी में मछलीपट्टनम में वो भी अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित कर लेती है। 1611 में इनकी 1611 में इनकी मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित होती है और 1608 में सूरत में भी इनकी फैक्ट्री स्थापित होने वाली रहती है, जो कि 1613 में पूर्ण हो जाती है। हमने सब कुछ डिस्कस किया इससे पहले के लेक्चर में। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई है, तो अंग्रेजों के साथ में भी इनका कंपटीशन है, पुर्तगालियों के साथ में भी इनका कंपटीशन है। अब इस व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के चलते अंग्रेजों के साथ में इनका एक युद्ध होता है। वो युद्ध होता है 1759 ईस्वी में। ठीक है, 1759 ईस्वी में युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम होता है बेदरा का युद्ध। याद रखेंगे, बेदरा या बेदरा का युद्ध। ठीक, किन के मध्य हुआ ये युद्ध? तो ये युद्ध हुआ अंग्रेजों और डचों के मध्य। अंग्रेज वर्सेस डच। और इसमें जीत किसकी होती है? इसमें अंग्रेजों को विजय प्राप्त होती है और डच इसमें हार जाते हैं। और यहीं से डचों के व्यापार का पतन भारत में स्टार्ट हो जाता है। यहीं से डचों के व्यापार का अंत हो जाता है भारत में। 1759 ईस्वी में भारत में डच व्यापार का अंत या पतन। ठीक है, इस हार के साथ में, वेदरा के युद्ध में हारने के बाद में डच व्यापार का भारत में क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। और फिर इस तरीके से जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है निरंतर अपनी शक्ति को बढ़ाती जाती है और व्यापक रूप से सामने आती है, अपनी शक्ति के साथ में, अपने व्यापार के साथ में, और आर्थिक रूप से भी मजबूत होती रहती है भारत के अंदर। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ भारत में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। लेक्चर को पूरा देखिएगा, पूरा अटेंड कीजिएगा, किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि यदि आप स्किप करोगे तो फिर चीजें समझ में नहीं आएगी। और नोट्स बनाते रहना, रिविजन करना, अच्छे से लर्न करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।